कोई भी परीक्षा, खासकर अगर सिविल सेवा की बात करें, जिसका सिलेबस इतना लंबा चौड़ा है, उसके लिए बहुत सारी पढ़ाई भी करनी है और बहुत गहराई से पढ़ाई भी करनी है। ये पढ़ाई तभी संभव है जब हमारा उसमें मन लगे। बच्चों की संख्या बता रही है कि जो आप पढ़ा रहे हैं वो बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं। बच्चे मुझको नहीं सुनने आए, क्योंकि आप अच्छा कर रहे हैं इसलिए बच्चे आ जाएं। इसके लिए बहुत बहुत बधाई आपको। आज के सुंदर अवसर पर अभ्युदय कोचिंग से जुड़े हुए सभी बच्चों का, बेटियों का, बेटों का बहुत बहुत स्वागत मैं करता हूं। आज फतेहपुर का मेरा प्रवास है, दौरा है, और मुझे इच्छा हुई कि आपसे बातचीत करने का मौका मिले। सबसे पहले जो अभी ये विषय आया कि मैं इस कोचिंग का प्रणेता हूँ, मेरा ये ब्रेन चाइल्ड है, ऐसा नहीं है। ये कोचिंग शुरुआत कैसी हुई इसका भी बहुत रोचक किस्सा है। जब कोविड-19 में लॉकडाउन हुआ और सभी कोचिंग प्राइवेट सरकारी सब बंद हो गई, तो बच्चे अपने अपने घर में थे, आपको याद है। लेकिन जो प्राइवेट कोचिंग है उन्होंने अपने आप को तेज़ी से परिवर्तित किया और उन्होंने ऑनलाइन पढ़ाई शुरू कर दी। मुख्यमंत्री जी ने, योगी जी ने इस चीज़ को तुरंत समझा और उन्होंने कहा कि ये जो बच्चे प्राइवेट कोचिंग यानी ऑनलाइन प्राइवेट कोचिंग में फीस नहीं भर पाएंगे, वो बच्चे तो पीछे छूट जाएंगे। और कोविड अभी 6 महीने चले, साल भर चले, उस समय किसी को पता नहीं था। तो उन्होंने ये संकल्प लिया कि हम सरकार की तरफ से एक मुख्यमंत्री अभ्युदय कोचिंग शुरू करते हैं। और इस कोचिंग की सबसे बड़ी बात ये कि यहाँ पे शिक्षक हमारे वो भी आ सकते हैं जो सिलेक्ट होकर के सरकारी सेवा में हैं। जैसे कि मैडम आपको पढ़ा रही हैं, अवनीश जी पढ़ाएंगे, बाकी हमारे साथी अधिकारी आते हैं खासकर यूपीएससी की कोचिंग के लिए। तो ऐसा कोई भी कोचिंग नहीं कर सकती जो सरकारी अधिकारी जो चयनित हो गए उनको बुला करके पढ़ाई कराए या मोटिवेशनल लेक्चर कराए। ये केवल सरकार ही करा सकती है अपने अधिकारियों के ज़रिए। और हमारे नौजवान साथियों ने, अधिकारियों ने इसके अंदर बहुत सारा योगदान किया। जब शुरुआत हुई तो मैं भी उस समय पुलिस में था, एक वीडियो लेक्चर लेने का या बनाने का मौका मुझको भी मिला, और अब तो खैर बार बार आप मौका ऐसा देते हैं। तो ये करेक्शन, मैं इसका प्रणेता नहीं हूँ, इसके प्रणेता मुख्यमंत्री जी हैं, योगी जी हैं। हाँ, ये ज़रूर कि योगी जी ने इस योजना के लिए जितनी कल्पना अपनी लगाई, जितना बजट दिया, और साथ साथ आगे के लिए भी जितनी बार मेरी भेंट होती है वो हमेशा पूछते हैं कि इस बार का रिज़ल्ट अच्छा रहेगा ना, हमारी बच्चियों को, हमारे बच्चों को कोई कमी तो नहीं हो रही है। तो हम बोलते हैं सर कमी नहीं हो रही है, और अगर होगी तो हम आपसे और बजट ले लेंगे और किसी प्रकार कमी नहीं होने देंगे। इस कोचिंग का जिस तरह विकास हुआ है, इसके बारे में पुनः योगी जी ने एक बहुत अच्छा शब्द इस्तेमाल किया, बहुत अच्छा वर्णन किया। उन्होंने कहा कि अभ्युदय कोचिंग एक चेन रिएक्शन की तरह है। आज आप बच्चों पढ़ाई कर रहे हैं, कल आप में से हो सकता है सारे सिलेक्ट हो जाएं, हो सकता है कुछ सिलेक्ट हो जाएं। तो आप जब सिलेक्शन के इस तरफ आ जाएंगे तो कोचिंग आपके लिए ख़त्म नहीं होगी, कोचिंग आपके लिए जारी रहेगी। अब आप किसी को पढ़ा रहे होंगे, टीचर बन जाएंगे। इसी प्रकार जब चेन रिएक्शन चलता रहेगा तो ना सिर्फ हमारे पढ़ाने की गुणवत्ता अच्छी होगी, बल्कि जो टेस्ट सीरीज़ बनाई जाती हैं, ऑनलाइन क्विज़ बनाई जाती हैं, वो भी हमारी अच्छी हो जाएंगी। आपकी व्यवस्था को और अच्छा करने के लिए नीट और जेई के लिए हम लोगों ने एक संस्था है, कमर्शियल संस्था है, एम्बाइब जिसका नाम है, शायद आपने सुना हो, उनके साथ एक पार्टनरशिप अभी साइन हुई है। और सीएसआर के तहत वो मुख्यमंत्री अभ्युदय कोचिंग के बच्चों को पूरी तरीके से फ्री
ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अपना देंगे, जिसको अभी मैं समझता हूँ अगर कोई मार्केट से ले तो उसको 5,000 रुपये लगता है। वो उन्होंने फ्री देने का वादा हम लोग को किया है और अभी 15 दिन के अंदर हम लोग इसको शुरू करेंगे। पायलट के तौर पे 5 आश्रम पद्धति विद्यालयों में इसको टेस्ट किया चुका है और बढ़िया परिणाम इसका रहा। और ख़ासकर उसकी अच्छी बात यह है कि जितने भी एनसीईआरटी की पुस्तकें हैं उन्होंने चैप्टर बाय चैप्टर पूरा वीडियो उसका बना दिया है, उसकी क्विज़ बना दी है और आगे भी जो पढ़ने के लिए टेस्ट सीरीज़ जैसी चीज़ होती है वो भी उन्होंने तैयार करके दी है। तो एक और प्रयोग होगा, आपको पढ़ने की सामग्री और ज़्यादा मिलेगी। और जैसा आप देखते हैं अभ्युदय कोचिंग बिल्कुल फ्री है, सभी वर्गों के लिए समान रूप से इसको बिल्कुल मुफ्त रखा गया है। मैं समझता हूँ डॉक्टर अंबेडकर ने, बाबा साहब ने जो परिकल्पना की थी अवसर की समानता, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, इससे बड़ी कोई अवसर की समानता नहीं हो सकती। सबको पढ़ने के लिए समान तथ्य मिल रहे हैं। जिस बच्चे को पुनः किसी भी वर्ग से हो, अगर आपके पास फ़ोन टैब नहीं है तो इस योजना के तहत हम लोग टैब भी देते हैं। अभी आपको नहीं मिला, खरीद के अभी आने वाले हैं। जिनकी आवश्यकता है, बच्चों को जिनकी आवश्यकता है, सबको नहीं मिलता, जिनकी आवश्यकता है उनको दिया जाता है। इंटरनेट पैक भी दिया जाता है जिससे कि हम आपको समान प्लेटफॉर्म पे लाके खड़ा करें। इसके बाद परीक्षा में कौन मेहनत करेगा उस पर निर्भर करेगा, कौन ज़्यादा समय देगा, कौन तेज़ी से पढ़ाई करेगा, इस पर निर्भर करेगा सब कुछ आगे। तो ये तो जो अभ्युदय की व्यवस्था है, इसकी तैयारी है, इसकी बात हुई। मैं जो आप परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं बच्चों, उसके बारे में भी आपसे कुछ अनुरोध करना चाहूँगा। मैं अपने लिए अगर बात करूं तो जब मैं 12वीं में था तो मैंने आईआईटी की परीक्षा दी और मेरा सिलेक्शन उसमें नहीं हुआ। मैं बहुत निराश नहीं हुआ क्योंकि मैं अपने आप को इतना कुशाग्र नहीं मानता था कि मेरा आईआईटी में सिलेक्शन हो। लेकिन जब उसके मार्क्स आए तो मुझे पता चला कि अरे मैं तो बहुत ही कम मार्जिन से पीछे छूट गया, अगर थोड़ी सी पढ़ाई कर लेते तो हो जाते। ये सबक इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि किसी चीज़ को पाने के लिए जोरदार चाहत होनी चाहिए। मेरे अंदर चाहत कुछ कमज़ोर थी और जो 12वीं की पढ़ाई थी उसी से मैंने जाके जेईई दे दिया, तो नहीं हुआ। अगर चाहत मेरे अंदर मजबूत होती तो निश्चित रूप से शायद आईआईटी मेरा हो जाता। लेकिन जब सिविल सर्विसेज की परीक्षा देने का नंबर आया तो मेरी चाहत काफ़ी प्रबल थी। और कोई भी परीक्षा, खासकर अगर सिविल सेवा की बात करें जिसका सिलेबस इतना लंबा चौड़ा है, उसके लिए बहुत सारी पढ़ाई भी करनी है और बहुत गहराई से पढ़ाई भी करनी है। ये पढ़ाई तभी संभव है जब हमारा उसमें मन लगे और इसके लिए 2 चीज़ें चाहिए, एक अर्ज, एक चाहत, और दूसरा जो हमने विषय चुना है। कुछ चुनने के विषय होते हैं, कुछ उसमें स्थायी होते हैं। पीसीएस ने तो ऑप्शन खैर ख़त्म कर दिया, तो हमको ऐसा विषय पकड़ना चाहिए, चुनना चाहिए जिसमें हमको अगले 2 साल पढ़ने में मन लगने वाला है। और पढ़ना हमको केवल फर्स्ट डिवीजन के लिए पढ़ना है, हमको इसको टॉप करने के लिए पढ़ना है। तब हम अपनी मनचाही सर्विस, अपनी मनचाही सेवा पाएंगे। ये मैं डराने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कोई भी पढ़ाई हो, जब तक हमको उसमें आनंद नहीं आ रहा है तब तक हम 2-4 घंटे पढ़ेंगे और फिर उसके आगे हम उसको छोड़ के, जैसे कोई पुस्तक ही पढ़ते हैं, अगर उसकी विषय में रुचि नहीं आ रही है तो 4-5 पन्ने पढ़ के छोड़ देते हैं, और अगर उसमें रुचि आ रही तो पता ही चलता, हम पूरी पुस्तक 1-2 सिटिंग में पूरी कर देते हैं। तो ये चयन के समय ज़रूर ध्यान रखिए कि आपका मन इस प्रतियोगिता के लिए है भी या नहीं है। मैं मानता हूँ है, इसीलिए आप बैठे हैं, घर से निकल के आते हैं, इस परीक्षा की तैयारी करते हैं। दूसरा मेरा सभी बच्चों से ये अनुरोध है कि समय बड़ा महत्वपूर्ण है। जीवन में असमानता ही असमानता है। कोई ऐसे परिवार में पैदा हुआ, किसी का डीएनए ऐसा है कि उसको 6 फुट 2 इंच की लंबाई होनी है, और कोई ऐसा डीएनए लेके पैदा हुआ है जिसकी हाइट 5 फुट की भी नहीं होनी है। कोई आप जैसा है जिसको बहुत जल्दी सब कुछ याद हो जाता है, कोई मेरे जैसा है जिसको 3 गुना टाइम लगता है याद करने में, तो मैं धीरे धीरे याद करता हूँ। लेकिन ये जितनी असमानताएं हैं, इसमें सब में एक समानता ज़रूर है, टाइम की। ईश्वर ने वही 24 घंटे सबको बराबर दिए हैं। हमारा डीएनए जो हो, हमारे परिवार में कितनी ज़मीन हो, हमारे पिताजी के बैंक में कितने पैसे हों, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। टाइम सबको बराबर यही 24 घंटे मिला है।
तो अपने समय को सही से प्रयोग करिए। टाइम मैनेजमेंट के बारे में आप बहुत सी स्टोरी पढ़ेंगे, बहुत सी चीज़ें देखेंगे, लेकिन मैं आपसे एक अनुरोध करना चाहूँगा कि अपने समय के जो मुख्य कार्य हैं उनको अपने टाइम टेबल में व्यवस्थित करें। अगर एक तरीका होता है कि हमने सोचा कि आज मैं ये 2 चैप्टर मुझे पूरे करने हैं, लेकिन ऐसे करने से अक्सर शाम हो जाती है, रात हो जाती है, वो चैप्टर छूट जाते हैं हमारे। तो टारगेट भी चुनिए और साथ साथ तय करिए कि मुझे 2 बजे मैं घर लौटूंगी, 3 बजे से मुझे बैठना है, 3 से 5 2 घंटे मुझको ये पढ़ाई करनी है। और मन में हम देखेंगे कि 2 घंटे में हम एक चैप्टर पूरा कर भी पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। इससे मैं आगे प्लानिंग में फ़ायदा होगा। 5 से 6 मेरा रेस्ट का समय है या खेल का समय है, उसके बाद पुनः मुझे बैठना है पढ़ाई करने के लिए। तो अपने ऐसे टुकड़े, चंक बना लीजिए पढ़ाई के समय के, और उसमें कितनी कितनी पढ़ाई हम कर पाएंगे ये निश्चित कर लीजिए। जब हम इसको रोज़ करेंगे तो कई दिन पाएंगे हम असफल हो गए। और इसके लिए दूसरी मेरी एडवाइस, सलाह है कि सुबह जब सो कर के उठें, फ्रेश माइंड जब होता है, तो 20 मिनट के लिए या 30 मिनट के लिए प्राणायाम ज़रूर करिए। वैसे जैसे मैं करता हूँ, मैंने किसी गुरु से आमने सामने नहीं सीखा, लेकिन बाबा रामदेव जी का वीडियो मैं अपने सामने लगा लेता हूँ। मैं उनसे अच्छा गुरु कौन होगा, और जो वो बोलते जाते हैं मैं करता जाता हूँ। तो प्राणायाम जो है वो हमारी आत्मिक शक्ति को बहुत मजबूत करता है, लेकिन साथ साथ संकल्प शक्ति को भी हम मजबूत करें। जब हम प्राणायाम कर रहे हैं तो हम सोचें कि कल मैंने ये 2 चैप्टर पूरे करने का संकल्प लिया था, ये क्यों नहीं पूरे हुए? क्योंकि मैंने ये जो 4 से 6 का समय था, उस समय 4:30 बजे एक फ़ोन आ गया मित्र का, सहेली का, और मैंने उससे 25 मिनट बात की, तो मेरे पढ़ाई के 2 घंटे में से 25 मिनट तो चले गए। तो मुझको वो फ़ोन नहीं उठाना चाहिए था, या उठा के बोल देना चाहिए था कि मैं आपको 6 बजे कॉल करूँगी। अगले को शायद बुरा लग सकता है, लेकिन आपके लिए ज़रूरी है कि मुझे अपने 2 घंटे का काम पूरा करना है। तो रोज़ सुबह अपना स्वयं को लेखा जोखा दो कि कल मेरे ये टारगेट थे, पूरे हुए कि नहीं, और आज मुझे ये टारगेट पूरे करने हैं। जिस दिन हम ये संकल्प लेंगे, आप रात तक पाएंगे कि वो टारगेट आपके पूरे हो रहे होंगे। और जिस दिन हम संकल्प लेना छोड़ देते हैं, फिर हमारा शरीर, हमारा दिमाग ढीला हो जाता है। तो अपने टाइम मैनेजमेंट को, अपने टारगेट्स को इस प्रकार मैनेज करके चलिए। और अब जब मैं योग की बात कर रहा हूँ, मेडिटेशन की बात कर रहा हूँ, तो व्यक्तिगत मेरा अनुभव, जब मैं पढ़ाई करता था तो मुझको शारीरिक परिश्रम की भी आवश्यकता होती थी। शाम को जब तक मैं आधे घंटे की दौड़ और करीब 20 मिनट का जिम नहीं कर लेता था, तब तक मुझे कुछ असहज महसूस होता था। आज भी होता है। मेरा वजन इसीलिए बढ़ गया है जब से मैं पॉलिटिक्स में आया हूँ, क्योंकि मैं वर्कआउट नहीं कर रहा हूँ ठीक से। तो वर्कआउट करना, जिस भी तरह का वर्कआउट, आप दौड़ सकते हैं, आप खेल सकते हैं, अगर आपके आसपास कोई स्विमिंग की व्यवस्था है तो स्विमिंग कर सकते हैं। क्या करना है ये आप तय करें, लेकिन दिमाग पे जितना लोड पड़ने वाला है पढ़ाई के लिए, शरीर को भी उस हिसाब से हमको स्वस्थ रखना बहुत ज़रूरी है। तो ये कुछ सामान्य बातें थी जो आपके सामने मैंने रखी। अब मैं रुकता हूँ और बच्चों से अनुरोध करता हूँ, आपके मन में कोई सवाल हो, जैसे मैंने पहले बोला, कौन से सवाल पूछ सकते हैं, इसके ऊपर भी चर्चा हुई। करीब 20 मिनट मेरे पास है, तो शायद 7-8 सवाल जवाब हम लोग कर पाएंगे। सबसे पीछे शुरू करते हैं जी। नमस्ते सर। सर मेरा जैसे कि क्वेश्चन है कि यूपीएससी में आपका नाम और सर, मेरा नाम अभिषेक तिवारी है जी। अभिषेक, मैं फतेहपुर ज़िले से हूँ, और सर मैं यूपीएससी की तैयारी करना चाहता हूँ। तो सर मेरा यूपीएससी में एक डाउट्स है मेरा कि हम हिंदी मीडियम से तैयारी करें या इंग्लिश मीडियम से, इसका सिलेक्शन रेशियो क्या होता है सर? तो सर हम आपसे यही जानना चाहते हैं। सिलेक्शन रेशियो का आंकड़ा तो मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं एक बार देख रहा था किसी वेबसाइट पे, शायद बायजूस पे, वहाँ पे ये एनालिसिस दे रखी थी। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूँगा, जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं जिनके साथ मुझको पुलिस की सेवा में या अब मंत्री के रूप में काम करने का मौका मिलता है, तो हिंदी मीडियम से भी चयन की संख्या कोई कम नहीं है। बहुत अच्छा चयन हिंदी मीडियम से होता है। दूसरा एक महत्वपूर्ण पहलू और भी इसके साथ साथ होता है, आपके मन में भी सवाल आ रहा होगा, जब हम मेंस क्लियर कर लेते हैं, इंटरव्यू का समय आता है, तो इंटरव्यू में अगर हमने इंग्लिश मीडियम चूज़ किया
या हिंदी मीडियम चूज़ किया तो क्या होगा। पीछे हमारे साथी जब तैयारी कर रहे थे तो मैंने एक इंटरव्यू के बोर्ड के जो चेयरमैन रहे उन्हीं से पूछा, एक अधिकारी थे, कि इस बारे में क्या नीति होती है। तो उन्होंने मुझे बड़ा अच्छे से बताया। उन्होंने बोला कि पीसीएस में भी और आईएएस दोनों में अगर आपने अंग्रेजी मीडियम लिखा है तो आप अंग्रेजी में ही इंटरव्यू दें तो अच्छा है, लेकिन अगर आप अंग्रेजी में पूरा इंटरव्यू नहीं खींच पा रहे हैं और आप हिंदी पे आ रहे हैं तो कोई इस बात को बुरा नहीं माना जाता और हिंदी में भी वो इंटरव्यू आपका ले लेते हैं। तो आपके सवाल का सीधा जवाब, अगर आप हिंदी मीडियम से परीक्षा देना चाहते हैं तो कोई भी समस्या वाली बात नहीं है। आप जितना समय लगाएंगे अपनी अंग्रेजी सुधारने में, उससे कहीं ज़्यादा समय आप ज्ञानार्जन में खर्च कर लेंगे और बहुत ही बढ़िया तरीके से आप परीक्षा अपनी हिंदी मीडियम में दे पाएंगे। थैंक यू सो मच। रही बात यूपी पीसीएस की, तो वहाँ तो बिल्कुल ही ये सवाल बिल्कुल ही नहीं है। और अवनीश आप बताएंगे, ज़्यादातर बच्चे शायद हिंदी मीडियम से ही सिलेक्ट, हाँ आंकड़ा है आपके पास? नहीं, आंकड़ा चेक करके बच्चों को बता देंगे, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हिंदी मीडियम से ही चयनित होते हैं। ओके सर, धन्यवाद। थैंक यू सो मच। इसमें एक बात और ज़रूर जोड़ूंगा कि मीडियम आप जो भी चयन करिए, लेकिन अंग्रेजी ऐसी भाषा अब हो गई है कि इसको मजबूत करना बहुत ज़रूरी हो गया है। आप चाहे सरकारी सेवा करें, चाहे आप बिज़नेस में जाएं, चाहे आप जो काम करें, चाहे आप नॉर्मली इंटरनेट पे देखिए, आप वीडियो देखिए, कोई न्यूज़ देखिए, तो अंग्रेजी एक ऐसा ग्लोबल मीडियम हो गया है कि हमको अपनी अंग्रेजी सुधारने का प्रयत्न ज़रूर करना चाहिए। और कोई साथी इधर बेटियों की तरफ से? जो पहला सवाल आपका है, बैठी बेटा, पहला सवाल आपका है कि किस तरीके से हम अपने आंसर को लिखें। इसके लिए आजकल जिसको टेस्ट सीरीज़ कहा जाता है, उस पे हम लोग ने काफ़ी काम किया। और इस समय जो बच्चे पीसीएस मेंस दे रहे हैं, करीब 250 बच्चे हैं जो पीसीएस मेंस हमारी लखनऊ की, प्रयागराज की कोचिंग में रह के दे रहे हैं। हापुड़ में भी बहुत अच्छी कोचिंग है। तो उनके लिए विशेष रूप से हमने टेस्ट सीरीज़ की व्यवस्था की, जिसमें जो आपकी आवश्यकता है वो पूरी कर रहे हैं। कैसे उसको अभ्युदय में लाएं, ये भी हमको सोचना होगा कि आपने एक विषय पढ़ा, मान लीजिए इतिहास में आपने कोई एक दिल्ली सल्तनत के पीरियड को पढ़ा। अब इसके ऊपर कितने सवाल बनते हैं और कैसे सवाल के जवाब लिखने हैं, यही चुनौती है। पुस्तक तो वो 8 पेज का चैप्टर सब ने पढ़ लिया, तो उसमें सवाल भी हम लोग देते हैं। आप जैसे बच्चे लिखते हैं और फिर टीचर उसको चेक करके वापस भी करते हैं और आमने सामने बताते भी हैं कि ये इसमें प्रॉब्लम थी। इसको मैं चाहूँगा नीचे एक बार अपने अभ्युदय में हम लोग ऑनलाइन कर सकते हैं, क्योंकि शायद यहाँ तो टीचर जैसे अवेलेबल ना हो जो टेस्ट सीरीज़ में ला पाएँ। तो एक प्रयोग के रूप में सिविल सेवा में जो बच्चे चाहें, हर बच्चे की शायद अभी स्टेज भी ना हो कि हम उनको टेस्ट सीरीज़ पे ला पाएँ, लेकिन जो बच्चे चाहते हैं उनको हम टेस्ट सीरीज़ पे लाना शुरू करते हैं। हो सकता है आगे चल के कुछ AI ML वगैरह यूज़ करके और आसान काम हो जाए, बट फ़िलहाल तो ह्यूमन कॉन्टैक्ट से ही काम होगा। और ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। कुछ सामान्य बातें आप ज़रूर जानते हैं, पर अगर ना करें तो कोई भी आप परीक्षा दे रहे हैं तो हमेशा हेडलाइन, अंडरलाइन, बोल्ड, ब्लैक कलर से हेडलाइन लिखना, ब्लू कलर से नीचे लिखना, ये सब चीज़ें बड़ी महत्वपूर्ण होती हैं। और जो भी उत्तर हम लिख रहे हैं उसमें अगर हम एक कोई डायग्राम बना देते हैं तो उसका भी बड़ा महत्व होता है। और ख़ासकर यूपीएससी की परीक्षा के लिए बताऊंगा आपको कि अगर ऐसा हो ना, पर मान लीजिए आपके पास समय बहुत कम पड़ गया, आपके पास 5 मिनट बचे और 2 सवाल करने हैं मेंस में, तो अगर आपने केवल पॉइंट्स, 8 पॉइंट हैं, केवल 1-1, 2-2 वर्ड भी लिख दिया तो आपको आधे नंबर लगभग मिल जाते हैं, क्योंकि टीचर मानते हैं कि आपके पास सारे पॉइंट्स हैं। तो जो सारे पॉइंट कवर होने चाहिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और इसके लिए हम कुछ हल निकालते हैं, आपके पास तक भी टेस्ट सीरीज़ को लेके आते हैं। अब इधर से सवाल लेते हैं। सर मेरा कहना ये है कि सर जैसे आपने बताया अभी कि सिलेबस ऑलरेडी यूपीएससी का इतना ब्रॉड है, तो इसमें सर मेरी व्यक्तिगत मतलब वो नहीं, पूरे स्टूडेंट्स की ये वो है कि सर इसमें थोड़ा लेक्चर्स बढ़ाए जाएँ। एक दिन में 2 लेक्चर्स किए जाएँ, क्योंकि 1.5 घंटे के हैं एक लेक्चर, तो इसमें सर 2 कर दिया जाए, क्योंकि सर जो समझ के बाद जब हम बुक रीड करते हैं तो उसमें हमें ज़्यादा प्रॉफिट होता है। ठीक बात है। तो सर ये मेरा तो कर सकते हैं। ठीक, लेक्चर आपका सुझाव स्वीकार, बिल्कुल ऐसे ही कर लेते हैं। ठीक।
जी। सर मैं खागा से हूँ, नीट की प्रिपरेशन कर रही हूँ सर। सर मेरे आपसे एक रिक्वेस्ट थी, जो हमारी एक क्लास मतलब एक सब्जेक्ट क्लास जो 10 दिन चलती है सर, वो आपकी बात को मैं रिपीट कर दे रहा हूँ ताकि बाकी बच्चे भी प्रतिक्रिया दे पाएँ। बैठो। आपका कहना ये है कि एक दिन में 1-1.5 घंटे का लेक्चर हो, एक ही विषय का हो, क्यों ना रोज नीट के लिए अगर बात करें, नीट ना तुम्हारा, तो तीनों पीसीबी तीनों का 1-1 घंटे का लेक्चर हमारा हो जाए, ताकि हम तीनों विषयों पे एक साथ बढ़ते रहें। आप लोग की क्या राय है इस बारे में? सहमत हैं इससे? हाँ, तो हम सिर्फ उसी सब्जेक्ट पे ही डिपेंड रहते हैं, बाकी तो एक हफ्ते केवल फिजिक्स चल रही है। हाँ, मैं समझ गया। शालिनी, क्या विचार है इस बारे में? तो ये सुझाव भी स्वीकार है। जो सुझाव पिछला था लगभग वही बात है, और हम इसको अगर नीट के या जेई के हिसाब से बात करें तो रोज अगर 3 हो जाए तो बहुत अच्छा, लेकिन 3 का मतलब फिर 3 घंटे या करीब 4 घंटे पढ़ाई होगी। हाँ, आप या तो ऐसा करिए 2 विषय से शुरू करो, है ना, कि एक दिन मानो फिजिक्स केमिस्ट्री किया, अगले दिन केमिस्ट्री बायो कर लिया। इस तरह से 2-2 सब्जेक्ट प्रतिदिन रख लो, ताकि बच्चों की एक साथ तैयारी ऐसे चलती। बाकी आगे देखो, अभी आप लोग क्लास में पढ़ रहे हैं, अगर जो हम लोग ने ऑनलाइन प्रबंध किया है वो IAS PCS के लिए भी उपलब्ध नहीं है, कंटेंट ही उसका उपलब्ध नहीं है, लेकिन नीट और जेई के लिए पूरा कंटेंट उसका उपलब्ध है। आप उसको प्रयोग करके देखिए। अगर मुझे आशा है या हमारी आकांक्षा है कि आपको क्लास में कभी कभी आके पढ़ना पड़े, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई आप स्वयं अपने टैब पे कर लें, और टैब हम आपको दे दें, उस पर अपनी पढ़ाई करते रहें। ऐसा सोचा भी, लेकिन कितना सफल होगा ये डिपेंड करता है कि हमारा कंटेंट कितना अच्छा है, आपको वाकई उसमें आनंद आ रहा है कि नहीं, आपको फ़ायदा हो रहा है कि नहीं। बट एक प्रयोग है, आज टेक्नोलॉजी ने इतना कुछ मौका हम लोग को दिया है करने का, तो इस प्रयोग को करके देखते हैं। एक प्रयोग आप लोग से भी चाहूँगा, जो आप में से बहुत से बच्चे होंगे, बच्चियाँ होंगी जो स्वयं अच्छा वीडियो बना सकते हैं। कोई छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स वाले वीडियोज़ भी होते हैं 2 मिनट के, और 40 मिनट का लेक्चर वाला वीडियो भी होता है जिसमें हम प्रेजेंटेशन आदि को प्रयोग करते हैं। तो जो बच्चे ऐसा करना चाहें, आपका बहुत स्वागत है। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम ना छूट जाए उस चक्कर में लेकिन जो विषय आपने पढ़ा अच्छे से, उसकी प्रेजेंटेशन तैयार की है आपने, या उसको स्मार्ट क्लास पे करके करना चाहिए। ऐसे आप स्वयं देखते हैं बहुत कुछ, अगर आपको लगता है कर सकते हैं तो आप बताइए। उसके लिए अभ्युदय से हम लोग अलग से पेमेंट करते हैं, जिसको अर्न वैल्यू लर्न भी कहा जाता है। तो आप वीडियो बनाइए, हम उसके लिए आपको अलग से पे कर देंगे, और वो वीडियो फिर सबके लिए फ़ायदेमंद हो जाएगा। पर ये बहुत आसान काम नहीं है, लेकिन असंभव भी नहीं है, सब लोग कर रहे हैं, तो इस पर जा विचार करिएगा। ठीक है, अब अंतिम 2 सुझाव, एक बॉय नहीं, जो लोग जिन्होंने बिल्कुल नहीं पूछा वो, एक बॉयज़ और एक गर्ल्स। बॉयज़ में, हाँ आप बताओ बेटा। सर मेरा नाम शिवम गौतम है और मैं फतेहपुर से ही हूँ। और मेरा क्वेश्चन सर NCERT से लेकर है कि सर मैं ज़्यादातर सुना हूँ कि जब भी एकदम UPSC की स्टार्टिंग करते हैं तो NCERT से ही स्टार्ट करते हैं। तो मैंने जब UPSC NCERT स्टार्ट की तो इसको पढ़ने में सर मुझे थोड़ा ज़्यादा टाइम लग रहा, क्योंकि मैं एक साइंस टीम से स्टूडेंट हूँ और हिस्ट्री ज्योग्राफी थोड़ा सा टाइम लगता है। तो इसकी मिनिमम रीडिंग कितनी होनी चाहिए और कैसे पढ़ें, इसके बारे में थोड़ा सा बता दें। इस सवाल का जवाब ये नहीं हो सकता कि एक चैप्टर को 2 घंटे देने चाहिए। ये हर एक का अलग अलग है। जैसे मैंने बताया कि मुझको मेरी पढ़ने की गति धीमी है, पर जो तरीका जिससे हम बेहतर कर सकते हैं वो 2 हैं। पहला, जब हम भी कुछ पढ़ते हैं, अगर हमको उसमें प्रश्न दिखने शुरू हो गए कि अच्छा ये प्रश्न बन सकता है, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ सकता है, ये मेंस का सवाल आ सकता है, तो इसका मतलब हम पढ़ाई ठीक तरीके से कर रहे हैं। क्योंकि शायद ब्रेन की स्पेस ऐसी मैनेज होती है कि एक सवाल होता है, उसका जवाब होता है। अगर हम केवल जवाब पढ़ते रहते हैं तो शायद वो हमें याद नहीं रहता। तो हमें सवाल और जवाब दोनों हमारे ब्रेन में आने चाहिए। उसका तरीका यही है, प्रैक्टिस। कि मान लीजिए NCERT आपने यही दिल्ली सल्तनत पढ़ा, आपने जब पढ़ा उसके बाद में इससे संबंधित सवाल कौन से आए हैं, ये अभी हम लोग अभ्युदय में आपको नहीं दे पा रहे हैं, जल्दी देंगे, लेकिन नीट और जेई में हम लोग दे रहे हैं एमबाइब में। कि आपने मान लीजिए ऑप्टिक्स का एक चैप्टर पढ़ा, तो आपको उसमें जेई में कितने सवाल आए हैं वो सारे वहीं मिल जाएंगे, और जो संभावित हो सकते हैं वो भी सवाल वहाँ पे मिल जाएंगे।
तब आपके दिमाग में पूरी तरीके से बैठ जाता है कि अच्छा ये ज्ञान था, कॉन्सेप्ट था, इसके ये सवाल आ सकते हैं और इसके ऐसे नए सवाल भी बन सकते हैं, तब हम पूरी बात को समझ पाते हैं। दूसरा, आपने पूछा तो नहीं, पर मैं हर एक का अपना अपना तरीका होता है याद करने का। जैसे कि मेरा तरीका याद करने का काफ़ी ग्राफिक तरीका था कि एक पेज है तो मैं उस पर कहीं अंडरलाइन, बहुत ज़्यादा नहीं, छोटा सा, कहीं पे साइड में मार्जिन में पॉइंट्स लिख लिए, 1 2 3 कर लिया, तो मेरे मन में वो चित्र बैठ जाता था कि अच्छा इस सवाल के ये 6 पॉइंट हैं। कुछ लोग आजकल ऐसा भी करते हैं, मुझे एक सफल अभ्यर्थी मिले, वो अपनी बुक में ही पेज चिपका देते हैं बीच में और उस पर नोट्स वहीं पे लिख लेते हैं, क्योंकि बुक में तो मेन चीज़ दी है, उसका जो सारांश बनाया वो एक छोटा पन्ना लिया, उसको चिपका दिया टेप से और वहीं पे लिख दिया। तो उनकी किताब देखो तो आपको अजीब रंग बिरंगी सी किताब लगेगी, लेकिन वो किताब उन्होंने अपने लिए कस्टमाइज कर ली। ये कुछ लोगों के उदाहरण हैं, आपके लिए क्या काम करता है ये आपको देखना है। आजकल तो ऑनलाइन नोट्स भी देखता हूँ मैं, बड़े अच्छे आते हैं, लेकिन कई बार जो हमने खुद बनाया होता है वो हमारे दिमाग में ज़्यादा अच्छा बैठता है। लेकिन अगर आपको ऑनलाइन नोट्स आपके दिमाग फिट बैठ जा रहा है तो बड़ी अच्छी बात है, तो उसको ऐसे प्रयोग कर सकते हैं। थैंक यू सर। आप किस परीक्षा की तैयारी कर रही हैं नेहा? सर मैं यूपीएससी की परीक्षा की तैयारी करना चाहती हूँ, पर यहाँ पे मतलब कुछ बच्चे इंग्लिश मीडियम से हैं, पर यहाँ पे पूरा टोटल हिंदी से पढ़ाया जाता है, पर ज़्यादा बच्चों को, जैसे कुछ हिंदी मीडियम है, कुछ इंग्लिश मीडियम वालों बच्चों को टोटल हिंदी समझ नहीं आती। इसलिए मैं चाहती हूँ जैसे लाइब्रेरी में है हमारे, तो वहाँ पर इंग्लिश से बुक प्रोवाइड करा जाए। यस सर। तो अभी इंग्लिश की बुक्स नहीं दी हमने? कौन सी, मतलब मैगजीन की बात कर रही हैं? सर मतलब कि जैसे हम लोग इंग्लिश मीडियम से हैं तो पूरा टोटल हिंदी रहता है, तो कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो हम समझ में नहीं आते। नहीं, आपको कौन सी पुस्तक चाहिए बताइए, हम प्रबंध कर देते हैं। जैसे एनसीईआरटी वगैरह है, ये सब जो हिंदी मीडियम से हैं, तो इंग्लिश की मंगा लेते हैं, एक सेट मंगा लीजिए इंग्लिश का, ठीक है। पर जैसे जो हम लोग मैगजीन कौन सी लेते हैं बच्चों के लिए? कोई सिविल सर्विसेज क्रॉनिकल, योजना, तो योजना हिंदी इंग्लिश दोनों में ले लो, ठीक है। कितने बच्चे अंग्रेजी मीडियम से देने की तैयारी कर रहे हैं? हाथ खड़ा करो। 1 2 3 आप होगा, उठाओ, उसका ना पड़ेगा 4 5, नहीं ठीक है। तो वैसे भी मेरे ख्याल, जैसे मैंने कहा कि हमको अपने अंग्रेजी सुधारने पे भी काम करना ही चाहिए। आप हिंदी मीडियम दे रहे हो, कोई समस्या नहीं है, बहुत अच्छे मार्क्स हिंदी मीडियम से आते हैं, लेकिन अंग्रेजी को भी मजबूत करने का प्रयास हम लोग को करना है। तो जो पुस्तकें इस तरह की हैं वो अंग्रेजी भी मंगा लीजिए, वो अच्छा हो, ठीक है। ठीक, थैंक यू सर। ठीक, सो बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों, आपका समय मैंने लिया, आपने समय दिया। मेरे पास विषय पढ़ाने का तो अब नहीं ज्ञान रहा, मैंने परीक्षा दी थी 1993 में, तो अब बूढ़े तोता में मेरी गिनती होगी उस हिसाब से लेकिन तरीका क्या हो सकता है पढ़ने का, उसके बारे में चर्चा कर सकते हैं। लेकिन जब आप सवाल पूछते हैं तो उससे मुझको भी बहुत फ़ायदा होता है, क्योंकि आपकी चिंताएं क्या हैं ये मुझे पता चलता है, और किस तरह अभ्युदय कोचिंग को और मजबूत करना है ये हम लोग योगदान कर पाते हैं इसमें। मैं ये भी चाहूँगा शालिनी जी, जो जो बच्चों के चिंताएं हैं आपके स्तर से हल होती रहे, अगर नहीं हल हो रही तो आप तुरंत उसको मुझको बताइए, प्रोग्राम ऑफिसर को बताइए, ताकि जो समस्या बता रहे हैं वो पूरे यूपी की होगी तो हम लोग हल निकाल लेंगे। आज नहीं तो 3 महीने बाद निकाल लेंगे, लेकिन समस्याएं दबनी नहीं चाहिए, समस्याओं पे तुरंत विचार होना चाहिए और ऊपर प्रसार भी हो जाना चाहिए, ताकि हम लोग बेहतर कर पाएँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी बच्चों को, आभार, थैंक यू।